नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसकेसी डिफेंस एकेडमी में। मैं आप सबका टीचर हिमांशु योगी स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में हम क्या पढ़ चुके थे, मुगल साम्राज्य में हम पढ़ चुके थे हमारे बाबर और हुमायूं। तो मुझे ना आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो लोगों से एक शिकायत है, तुम यार कमेंट नहीं करते हो। चलो जितने भी लोग देखते हो कम से कम 2-3 कमेंट तो किया करो, जो सवाल पूछता हूँ वही बता दिया करो। जैसे मैंने लास्ट अपनी वीडियो में पूछा कि बाबर का मकबरा कहाँ बना हुआ है, हालांकि मैंने बाद में उसी में आंसर बता दिया था, पर तुम्हारे कमेंट नहीं आए। इसका मतलब या तो तुम्हें पता नहीं है या फिर तुम जानबूझ के करते नहीं हो। वीडियो को लाइक किया करो, है ना। আমি যে তোমার শুধু যে তোমার আমি যে তোমার मेरी चाहते तो फिजा में बहे। अकबर। आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य के अंदर अकबर। अकबर के बारे में आपने सबने सुना होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है हिंदुस्तान में जिसने अकबर के बारे में ना सुना हो या फिर उसका उल्लेख कहीं पे ना देखा हो। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, जब भी हम इतिहास की लाइन में आते हैं, तो सबसे पहला शासक जो हमें कोई देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम ज्यादातर लेके पढ़ते हैं, तो वो कौन था? अकबर था। उसके अलावा अगर हिंदू राजाओं में जाए तो कौन थे? पृथ्वीराज का पढ़ते हैं, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुनते हैं, या फिर महाराणा प्रताप का नाम सुनते हैं। उसी प्रकार अकबर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है मुगल साम्राज्य का, या फिर कह लो मध्यकालीन भारत के अंदर जो 1500 ईस्वी थी या तो 16वीं ईस्वी थी, उसका तो सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था? अकबर ही था। अकबर का जन्म होता है अमरकोट में 1542 के अंदर। क्योंकि जब हुमायूं था तो हुमायूं को तो 1540 के अंदर शेरशाह सूरी ने निकाल दिया था धक्का मार के। अब वो भागता भागता राणा बिरसल के पास गया था। राणा बिरसल कहाँ के शासक थे? राव बिरसल कहाँ के शासक थे? राव बिरसल शासक थे अमरकोट के। अमरकोट में 16 राजपूत शासन करते थे, आप सबको पता होगा। अब तो फिलहाल अमरकोट है ना, वो पाकिस्तान में आ गया। बाकी जैसलमेर, बाड़मेर, उसके आगे वाला कोई अगर जागीर थी ना तो वो थी अमरकोट। और अमरकोट में 16 राजपूतों का राज था। जैसलमेर में भाटी राजपूत थे, मारवाड़ में जोधा थे, और मेवाड़ में राणा थे, उसी रणथंभौर में सिसोदिया थे। उसी प्रकार अमरकोट के अंदर 16 राजपूतों का राज था। तो राव बिरसल 16 राजपूत ही थे। तो उनके यहाँ पर जाकर कौन शरण लेता है? हुमायूं शरण लेता है। अब जब वो हुमायूं वहां पर शरण लेकर, तो उसका बच्चा जो कि हुआ 1542 के अंदर अकबर, वो उसका भी जन्म वहीं पर हुआ था। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 के अंदर। अब अकबर का जन्म होने के बाद में क्या होता है? 1555-56 के अंदर वापस आ जाता है। कौन आ जाता है वापस? हुमायूं, दिल्ली के ऊपर। पर हुमायूं की मृत्यु के बाद में क्या होता है कि एक राजा है अपना, जिसका नाम है हेमू, जो कि किसी और का सेनापति था। सेनापति किसका था? आदिल शाह का सेनापति था। वो आदिल शाह का सेनापति था। अब तुम देखो, अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक बार इसका पूरा समझाता हूँ। पहले इसकी जीवनी लिखता हूँ, उसके बाद में इसके अभियानों तक पहुंचेंगे। पहले तो मोटी मोटी बातें ही पढ़। नाम अकबर, पूरा नाम आप सबको बताइए। इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन अकबर, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। इसका बचपन का नाम था जलाल। सबसे पहले लिख लो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542। ये महाराणा प्रताप से 2 साल छोटा था, और महाराणा प्रताप को 1540 में हुआ था। और जन्म स्थान कौन सा था? जन्म स्थान था अमरकोट, राव बिरसल के महल में। ठीक है। और माता का नाम क्या था? पहले तो पिता का नाम देखो। पिता का नाम आप सबको पता है कौन था? हुमायूं। माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, हमीदा बेगम, हमीदा बानो बेगम, बेगम साहिबा। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम जलाल। ठीक है। और इनका पूरा नाम क्या था? बादशाह अकबर का पूरा नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। बचपन का नाम हो गया। उसके बाद में इनके बारे में और क्या मिलता है? इनके गुरु का नाम, गुरु या फिर टीचर।
अब्दुल लतीफ, अब्दुल लतीफ था इनके गुरु का नाम। ठीक है, ये तो हो गई इनके बचपन की बात की। इनका कौन सा, हाँ एक और लिख लो, इनका संरक्षण किसने किया था? संरक्षण किया था इनका बैरम खान। बैरम खान का नाम आप सबने सुना ही होगा। हालांकि अकबर का ये माना जाता है कि वो जो चित्तौड़ पे उसने आक्रमण किया था 1567 के अंदर, 1567 के अंदर, उसके बाद में वो थोड़ा सुधरा था। उससे पहले वो इतना ज्यादा कोई अच्छे शासक, मतलब वो वही क्रूरल शासक था, बहुत खतरनाक, ऐसे मतलब दया नहीं करने वाला उस प्रकार का शासक था। तो बैरम खान को भी उसने क्या किया था कि जो इनकी दाई माँ थी या फिर इनकी बड़ी अम्मी जिसको ये बोलते थे, जिनका नाम था माहम, माहम नाम था जिनका, और उनके बेटे थे आदम खान। तो आदम खान की रियल मम्मी थी, इनकी दाई माँ थी, इनका पालन पोषण किया था। तो होता क्या है कि उनके सिखाओं में आकर अकबर बैरम खान को बाहर निकालते, तो बोलते कि आप मक्का की तरफ जाओ। फिर एक बार तो चला जाता है, फिर तिलवाड़ा में बैरम खान और इसका युद्ध भी होता है अकबर का, उसमें बैरम खान हार जाता है। फिर से अकबर है ना 3 चॉइस देता है कि या तो ना आप मक्का चले जाओ, या फिर आप मारे जाओगे, या फिर ऐसे 2-3 इनके पास चॉइस रखता है। फिर ये मक्का की तरफ चले जाते हैं। हालांकि जो इनकी बेगम थी सलीमा बेगम, बैरम खान की पत्नी, उससे बाद में विवाह कौन कर लेता है? उससे बाद में विवाह कर लेता है अकबर। और विधवा होने के कारण अकबर, क्योंकि जो बैरम खान है उसकी मृत्यु हो जाती है गुजरात के पाटन में किसी राजा से लड़ते हुए, जब वो मक्का जा रहा होता है उस रास्ते में। उसके बाद में विधवा सलीमा का विवाह, मतलब उसको अपनी पत्नी कौन बना देता है? उसको पत्नी बना देते हैं जलाल, या फिर कह लो अकबर। और इसका एक बेटा था अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम, जिसको ना आज खाना खाने का उपाधि तो अकबर देता है। अब्दुल रहीम का भी पालन पोषण ये अकबर ही करता है, उसकी शिक्षा दीक्षा भी कराता है। बाद में रहीम के नाम से भी काफी फेमस हुए थे, है ना। संरक्षण किसने किया? बैरम खान ने। अब बात करें इनके पहले युद्धों की। पहली बार 1556 में युद्ध किया था, 14 साल की उम्र में। 14 साल की उम्र में अकबर ने दिल्ली के ऊपर जीत ली थी। उससे पहले उसके ऊपर दिल्ली का कोई राज था ही नहीं उसका। क्या होता है कि आदिल शाह था, आदिल शाह का सेनापति था हेमू, या फिर इसका पूरा नाम राजा हेमचंद्र था। हेमू ने क्या किया था? हेमू एकमात्र हिंदू राजा था जिसने दिल्ली के ऊपर शासन स्थापित किया था अपना, एकमात्र हिंदू राजा इस काल के अंदर, ऐसा माना जाता है। तो हेमू और अकबर की लड़ाई होती है, कहां पर होती है? द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का दूसरा युद्ध, पहला युद्ध होता है बाबर का और इब्राहिम लोदी का, और तीसरा युद्ध होता है मराठाओं का और अहमद शाह अब्दाली का। ठीक है, वो तो 1761 की बात है। ये अपने 1556 में हेमू अकबर का पानीपत का युद्ध होता है, जिसके अंदर हेमू की आंख में तीर लग जाता है मुगल अकबर का। तो उससे क्या होता है कि वो मर जाता है, और बाद में हेमू का सिर कौन काट के लाता है? बैरम खान। हालांकि ये बोला अकबर को जाता है कि तू उसका सिर काट, पर अकबर नहीं काटता, तो बैरम खान उसका सिर काट के लाता है। ठीक है, और उसके बाद में दिल्ली की गद्दी पर 14 साल की आयु के अंदर कौन बैठ जाता है? अपने अकबर बैठ जाता है। अब इनके बारे में और बातें। 1556 के अंदर क्या होता है? नवंबर के अंदर 1556 के अंदर युद्ध होता है किसका? हेमू का और अकबर का। तो इसे बोलते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। किसके बीच में होता? ये एक डिफरेंट पॉइंट है, अकबर वर्सेस हेमू। इसके अंदर विजयी कौन होता है? अकबर विजयी होता है, अकबर वॉन बैटल। ठीक है, हाँ अब सुनो मेरी बात। ये तो हो गई अकबर के जीवन के बारे में, जन्म कब हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। उसके बाद 1556 के अंदर जब वो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है, उससे पहले जो युद्ध लड़ता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, उसके अंदर अकबर विजय हो जाता है। इसके बाद 14 वर्ष की आयु में अकबर दिल्ली की गद्दी संभालता है। ठीक है, अब 1556 से लेकर 1560 है ना,
इस तक तो किसका 1556 से लेकर 1560 तक किसके संरक्षण में चलता है? बैरम खान के संरक्षण में चलता है। बैरम खान के संरक्षण में चलता है, तब तक राजपाट सब एकदम सही चलता है, काफी विस्तार भी होता है इनका धीरे धीरे। और पहले है ना बैरम खान इनको राज्य चलाना सिखाता है, युद्ध नीतियां सिखाता है, धीरे धीरे सारी चीज सिखाता है। इसके बाद में 1560 के अंदर क्या आता है, इनका होता है परिकोटा शासन स्टार्ट। ये वाली बातें तो तुमने लिखी होगी, अब मैं बताता हूँ इसको। हाँ, 1560 से लेकर 64 तक क्या चलता है? परिकोटा शासक। परिकोटा शासक बोले तो, परिकोटा शासन का अर्थ मैं समझाऊं तो, कि जो अकबर था ना वो इस टाइम पे किसके इन्फ्लुएंस में था, किसके कहने पे चलता था? इसकी जो दाइमा थी ना महामाया, महामाया और उसका बेटा जो था महामाया और महामाया का बेटा, उनके इन्फ्लुएंस पे चल रहा था, उनकी सिखाई हुई बातों पे चल रहा था, आदम खान की और महामाया की सिखाई हुई बातों पर। इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहला काम ये करती है ना महामाया, वो ये करती है कि बैरम खान है ना वो सही था अकबर के लिए, उसको अच्छी चीजें बताता था राजपाट की, जबकि ये महामाया चाहती थी किसी भी प्रकार से करके मेरा बेटा जो आदम खान है वो राजा बन जाए, वो दिल्ली की गद्दी संभाल ले। इसलिए उसने सबसे पहले इसकी जड़ काटी, इसकी रान काटी बैरम खान की। बैरम खान को निकलवा दिया अकबर को सिजाब जाके कि ये ऐसा है, ये चाहता है, इसने ये किया, इस पे मतलब फालतू के इल्जाम लगा दिए, और फालतू के इल्जाम लगा के बैरम खान को निकलवा दिया महल से। तो बैरम खान को अकबर ने कहा कि देखो आप एक काम करो, आपकी उम्र हो गई, आप मक्का जाके आओ। तो बैरम खान समझ गया था कि भाई उम्र की तो बात नहीं है, बात तो कुछ और है। फिर इसी बात को लेकर तिलवाड़ा के अंदर, यहाँ पर लिख लो ना, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा के अंदर युद्ध होता है। तिलवाड़ा में युद्ध होता है अकबर व बैरम खान के मध्य, ठीक है, बैरम खान के मध्य युद्ध होता है। अब इसमें बैरम खान हार जाता है। बैरम खान हारने के बाद में वापस मक्का की ओर जब यात्रा करता है तो गुजरात के पाटन पहुंचता है। गुजरात के पाटन के अंदर वहां पे एक और मुस्लिम शासक था, उससे लड़ते हुए बैरम खान की मृत्यु हो जाती है। अब बैरम खान की वाइफ होती है सलीमा बेगम, उसकी विधवा हो जाती है, उससे फिर अकबर विवाह कर लेता है। मैंने ये बातें तुमको बताई दी थी। अब बात करें 1560 से लेकर 64 तक। अब इसके अंदर इन्फ्लुएंस में किसके आ गया था? महामाया और उसके बेटे आदम खान के इन्फ्लुएंस में आ गया था, इसलिए इसको परिकोटा शासन कहा जाता है। अब 1561 के अंदर क्या होता है कि आदम खान जाता है, और आदम खान है ना काफी युद्ध करता है। जैसे मालवा था, मालवा भी आदम खान ने जीता था। मालवा का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? आदम खान ने। पर आदम खान ने जितना भी सोना चांदी वहां से लूटा था उसका आधे से ज्यादा खुद के पास रख लिया और कम जमा कराया था आगे जाके। तो ये सारी हिसाब में गड़बड़ियां कर रहे थे कौन? आदम खान और उसकी मां महामाया। तो ये सब अकबर को बात पता चलती है। 1562 के अंदर जो आदम खान है उसको मृत्युदंड मिलता है, और मृत्युदंड मिलने के बाद में उसकी मां की भी मृत्यु हो जाती है उसी साल 1562 में। ठीक है, ये तो बात हो गई ये परिकोटा शासन की, जो तुम्हें मैंने बतानी थी। अब मैं बात करूं अकबर के साम्राज्य विस्तार की। एक टॉपिक डाल लो अलग से, साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार। सबसे पहले बात करूं, सबसे पहले मालवा विजय। मालवा विजय, ठीक है। मालवा विजय के अंदर क्या होता है कि मालवा पर ऐसे अभी भी मैंने तुम्हें बताया कि कौन गया था मालवा पर अटैक करने। मालवा पर अटैक करने गया था आदम खान। आदम खान जाता है और वहां के बाल बहादुर नाम के शासक थे, उनके साथ में युद्ध करता है, संघर्ष करता है और वहां से जीत के आता है। ये बात तुम लिख लो। बाज बहादुर व आदम खां के मध्य युद्ध। ये आदम खान का सामना कौन करता है वहां पे? मालवा विजय के अंदर बाज बहादुर नाम का शासक था वहां का, वो करता है और ये हार जाता है। आदम खान की विजय होती है।
आदम खान की विजयी होती है, और उसके बाद में क्या होता है, आदम खान जितना भी सोना चांदी था वो आधे से आधा क्या करता है खुद के पास रख लेता, बाकी वहां पर जाके जमा कराता है, हिसाब में गड़बड़ी करता था। दूसरी बात विजय, ये तो हो गई मालवा विजय। दूसरा है चुनार विजय। अब चुनार, जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था, चुनार जो हुमायूं था ना इसका पिता, उसने भी चुनारगढ़ का किला 2 बार जीता था, वही चुनार है ये, चुनार विजय। ये जीता गया था 1561 में, ये वाला 1561 में आसफ खान के नेतृत्व में, आसफ खान ने जीता। आसफ खान सेनापति था किसका, अकबर का। तीसरा है गोंडवाना की जागीर, गोंडवाना का किला। गोंडवाना पर उस टाइम पे किसका शासन था, गोंडवाना पे उस टाइम पे एक राजा थे, तो उनकी माता लड़ती है, राजा का नाम था गोंडवाना पे कौन था, एक वीर नारायण नाम के शासक थे। वीर नारायण की माता दुर्गावती, वीर नारायण की माता दुर्गावती नेतृत्व करती है। और सामने कौन होता है, सामने होता है मुगल सेना। पर लास्ट में 1564 में मुगल सेना गोंडवाना किले पर कब्जा कर लेती है, गोंडवाना किले पर कब्जा कर लेती है। ठीक है, गोंडवाना किले पर कब्जा कौन कर लेती है, ये मुगल सेना कर लेती है 1564 के अंदर। अब देखो मैंने तुम्हें क्या क्या बताया साम्राज्य विस्तार के अंदर, मैंने तुम्हें 3 साम्राज्य बताए, अभी आगे और भी हैं। 1567 के अंदर राणा उदय सिंह जब जिंदा थे तो उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उसके बाद में 72 में किया, उसके बाद में 76 में किया, हल्दी घाटी का युद्ध आता है 76 में, जिसके अंदर है ना ये अपने मान सिंह और अकबर की सेना वगैरह जाती है उन पर अटैक करने, और सामने से हाकिम का सूरी और प्रताप दोनों राजा थे, वो भी हल्दी घाटी के युद्ध में सामने से आते हैं, राणा प्रताप और हाकिम का सूरी उसके साथ था, और इस साइड से भी है ना मान सिंह और ये अकबर जाते हैं, तो इनके बीच में भी संघर्ष होता है, पर इसका रिजल्ट नहीं पता आज तक हल्दी घाटी के युद्ध। हल्दी घाटी में कोई तो बोलता है अकबर जीत गया और कोई बोलता है राणा प्रताप जीत गए। हाँ, तो इसके बाद में जैसे इनके जो लास्ट संघर्ष था अकबर का वो 1603 में भी इसने किया था, असीरगढ़ जीता था, लास्ट जो जीता था वो असीरगढ़ ही जीता था, उससे पहले अहमदनगर वगैरह ये जीते थे। तो अभी मैंने ये तुम्हें 3 बताए हैं। मालवा विजय बाज बहादुर व आदम खान के बीच मध्य युद्ध हुआ जिसमें आदम खान जीत जाता है। चुनार, इसी के बाद में जो हिसाब में गड़बड़ी थी वो अकबर को पता चलती है, उसको मृत्यु दंड मिलता है। चुनार विजय 1561 में आसफ खान जो कि सेनापति था किसी का, अकबर का, वो जाता है और वो चुनारगढ़ पर जीतता है। गोंडवाना के अंदर वीर नारायण नाम के एक शासक होते हैं जिनकी माता होती है दुर्गावती, उसका युद्ध होता है किसके साथ, मुगल सेना के साथ, और मुगल सेना 1564 में जाके फाइनली उस किले पर अपना कब्जा वो कर ही लेती है। अब चौथा, अब देखो बाकी 3 और बताता हूँ, ये तो हो गए 3 साम्राज्य विस्तार में। ये जो बड़े राजा होते हैं जैसे अकबर हो गया, महाराणा, जिनके बारे में बातें बहुत सारी होती है, तो उनके बारे में कॉम्प्लिकेशंस काफी हो जाती है, क्योंकि छोटा सा बोर्ड है इसमें क्या क्या लिखा है, और बातें मुंह से बोल बोल के बता देते हैं, एक बात पीछे हो जाती है, एक बात आगे हो जाती है, तो इसीलिए ना बहुत ध्यान से सुनना की जरूरत होती है। हाँ, अब बात करें 1567 के अंदर क्या होता है। 1567 के अंदर जो अकबर है, अकबर की सेना कहां पर अटैक करती है, अकबर खुद स्वयं जाता है, कहां पर अटैक करती है, चित्तौड़ पर। 1567 ईस्वी में अकबर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है तथा वहां पर नरसंहार कर देता है, मतलब काफी मारकाट करता है, खून कर देता है इस युद्ध के अंदर, है ना। और उसके बाद में 1576 में वापस आता है। इससे पहले उस टाइम पे कौन कौन से राजस्थान की कौन कौन सी जगह पर अकबर का राज था, जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, मारवाड़, कलिंजर, रणथंबोर, और अपने मेड़ता, नागौरवाड़ा मुगल सत्ता के अधीन थे,
है ना। कौन कौन से साम्राज्य विस्तार के अंदर 1567 में अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, जहां पर वो नरसंहार करता है। राणा उदय सिंह इस टाइम पे जिंदा था। मारवाड़, कलिंजर, रणथंभौर, मेड़ता मुगल सत्ता के अधीन ऑलरेडी थे। 1572 में वो क्या चलाता है, 1572 में गुजरात अभियान, गुजरात अभियान, जिसमें वो है सूरत तक जीत जाता है, सूरत को भी जीतता है, सूरत जीत जाता है। पर बाद में क्या होता है कि एक साल बाद में 1573 में गुजरात वाले वापस विद्रोह कर देते हैं और 1573 में ही अकबर वापस उस विद्रोह को दबाता है। 1573 में गुजरात विद्रोह को दबाता है, ठीक है। ये तो अभी बात इसकी गुजरात की। अगर सवाल आए कि गुजरात पर अभियान कब चलाया था तो 1572 उत्तर लिखेंगे। उसके बाद में 1574 से 1576 ये है बिहार व बंगाल का, बिहार व बंगाल, बंगाल, बिहार व बंगाल जीतता है। यहां पर इसका सामना किससे होता है, दाऊद खां, दाऊद खां वर्सेस मुनीम खां और प्लस में अकबर, अकबर भी गया था, अकबर भी था। और मान सिंह तो साथ में रहता था। ऐसा माना जाता है कि मान सिंह ने अपने राजपाट में, मान सिंह बहुत ही प्रतापी शासक था। हालांकि गलत टीम में था वो बात अलग है, गुड प्लेयर फ्रॉम अ रॉन्ग टीम, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मान सिंह माना जाता है कि बहुत 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 प्रतापी रहा था। उसने बंगाल से लेकर काबुल तक सब जीत लिया था। काबुल से जो आज हमारे जयपुर के अंदर फेमस ब्लू पोट्री है, कागजी पोट्री है या फिर ब्लैक पोट्री है, जो आसपास में जो भी है ना, ये अपने जयपुर के आसपास जैसे कोटा की अलग पोट्री है, जयपुर की ब्लू पोट्री है, तो ये सारी जो फेमस चीजें कौन लाया था, मान सिंह ही लाया था काबुल से। हाँ, छिंतर है ना, बिहार का, बिहार व बंगाल, दाऊद खां वर्सेस मुनीम खां अकबर के साथ। उसके बाद में दक्षिण के अंदर भी अभियान चलाते हैं भैया, क्रम में क्या क्या ये जीत लेते हैं वो जरा मैं लिख देता हूँ। काबुल, कश्मीर, उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, काबुल, कश्मीर, उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान, कांधार आदि पर विजय हासिल की, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। मारवाड़, कलिंजर, रणथंभौर, मेड़ता मुगल सत्ता के अधीन था। 1572 में गुजरात अभियान चलाता है और सूरत तक गुजरात को जीत लेता है। 1573 में गुजरात वाले फिर से विरोध करते हैं, वहां भी उस विरोध को दबाता है। 1574 से 76 के बीच में बिहार व बंगाल, जहां पर उसका सामना किससे होता है, दाऊद खां से होता है। किसका, मुनीम खां प्लस अकबर का। काबुल, कश्मीर, उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान, कांधार विजय हासिल कर लेते हैं इस क्रम में। काबुल में तो पहले से था, कश्मीर भी जीत लेते हैं, उड़ीसा भी जीत लेते हैं, वहां जाते जाते बिहार और बंगाल की तरफ जाते थे। सिंध इनके पास पहले जीता ही था इन्होंने उस टाइम पे। बलूचिस्तान भी जीतते हैं और कांधार भी जीतते हैं। गांधार और कांधार नाम सुना होगा, मैंने पढ़ाया है, जो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई है उसके अंदर। उसके बाद में 1576 के अंदर युद्ध होता है किसका, हल्दी घाटी का युद्ध। ये मैं मिटा देता हूँ, वो सब यहाँ की बातें लिखता हूँ। हाँ, अब बात करें हल्दी घाटी की युद्ध की, तो हल्दी घाटी का युद्ध यहाँ पे हेडिंग एक बार मैं पहले ये, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, 1576 में ये युद्ध लड़ा जाता है। 1576 में किस किस के बीच लड़ा जाता है, मान सिंह, माना जाता है कि अकबर तो इसमें गया ही नहीं था, प्लस अकबर की सेना प्लस उसके और भी सेनापति। इस साइड से कौन लड़ता है, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, वह इसका एक मुगल साथी था हकीम खां सूरी, हकीम खां सूरी, ठीक है। ये होगी बात हल्दी घाटी। अब बात करें
देखो हल्दी घाटी का युद्ध था 1576 ईस्वी में हुआ था। मान सिंह अकबर की सेना दोनों मिलकर किस पे अटैक करते हैं, महाराणा प्रताप पर। हकीम खान सूरी होता है महाराणा प्रताप की तरफ से। ये युद्ध चलता है। ये युद्ध के अंदर क्या होता है कि जो महाराणा प्रताप है वो थोड़े से घायल हो जाते हैं, जिस कारण महाराणा प्रताप का जो हमशक्ल है वो इस युद्ध के अंदर आता है। और उसके बाद में जो अकबर था वो तो कभी इस युद्ध में आया ही नहीं था, ऐसा माना जाता है। और हल्दी घाटी के युद्ध मैदान से या फिर युद्ध स्थल था, वहां से कौन, अकबर चला जाता है। उनका जो घोड़ा है चेतक, वो उनको लेकर चला जाता है, ऐसा माना जाता है। बाकी महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। हाँ, एक चीज ये मिलता है कि जब उनका बेटा अमर सिंह जंगल में थे, वो जंगल में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस टाइम पे घास की रोटी बना के दी थी अपने बेटे के लिए, वो भी एक बिल्ली लेके भाग गई थी। तो उस टाइम पे थोड़े से ऐसे हृदय, थोड़ा ऐसे बाप का हृदय था वैसे संकोचित हो जाता है, और बाद में वो एक पत्र लिखते हैं कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ अकबर को। पर बाद में अधीनता स्वीकार नहीं की थी उन्होंने, अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। हल्दी घाटी के युद्ध हो गया था, हल्दी घाटी का युद्ध होता था मेरे मानना। उसके बाद में इनके दक्षिण के अभियान, दक्षिण में कौन कौन सी जगह जीती हुई, दक्षिण अभियान। अब दक्षिण अभियान की बात करें तो इन्होंने कौन कौन सी जगह जीती वो बताऊं तो मैं आपको। पहली जगह है खानदेश, दूसरी जगह दौलताबाद, तीसरी जगह है अहमदनगर, चौथी जगह असीरगढ़। और माना जाता है कि 1603 के अंदर असीरगढ़ महाराणा के अकबर का लास्ट अभियान था। इसके बाद में अकबर कोई अभियान नहीं करता है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु, ठीक है, किसकी हो जाती है मृत्यु, अकबर की हो जाती है 1605 में। खानदेश दक्षिण में दौलताबाद। अब अहमदनगर, अहमदनगर के अंदर इनका संघर्ष वो किससे होता है, चांद बीबी, चांद बीबी, चांद बीबी। चांद बीबी एक वहां की 1550 के अंदर चांद बीबी का जन्म हुआ था। अब चांद बीबी अकबर से 8 साल छोटी थी, पर अकबर से संघर्ष करती है, अकबर की सेना से संघर्ष करती है और ये उसको वापस भगा देती है। पर 1599 के अंदर क्या होता है, अपनों के ही आत्मविश्वास घात की वजह से 1599 में इनकी हत्या कर दी जाती है सोए हुए की, और वे शहीद हो जाती है। चांद बीबी ने कभी भी मतलब ऐसे युद्ध में नहीं हारी थी अकबर से। अहमदनगर की शासक थी चांद बीबी, और चांद बीबी का मकबरा या चांद बीबी का महल आज भी वहां पर बना हुआ है। 1605 में मृत्यु हो जाती है अकबर की। तो इसके तो मेजर जो अभियान थे जीत के, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब इसने अपने शासनकाल में क्या काम किए क्या नहीं किए, इनके नवरत्नों के बारे में ये सब भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये काफी सारी चीजें एसएससी पूछ लेता है कई बार। हाँ, पहले तो मैं तुम्हें तो एक ओरली ये चीजें एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले 1556 के अंदर पानीपत का युद्ध लड़ा अकबर ने, जिसके अंदर अकबर की विजय होती है। उसके बाद 1561 के अंदर मालवा का अभियान, उसके बाद में चुनारगढ़ का अभियान, उसके बाद में गोडवाड़ा का अभियान, उसके बाद में राजस्थान की तरफ आता है। राजस्थान की तरफ आने में सबसे पहले कहाँ जाता है, आमेर जाता है। पर आमेर के जो राजा है, राजा भारमल या फिर बिहारी मल भी जिसका नाम मिलता है, वो उन्होंने अपनी बेटी का हरका देवी का विवाह इनके साथ कर दिया था और संधि कर ली थी। और इसी के साथ जो मान सिंह है वो भी वहां पर चला था। मान सिंह को बाद में आगे जाकर जब वो बड़ा सेनापति बनता है तो उसको 5000 की मनसबदारी और 7000 की मनसबदारी भी दी जाती है। उसके बाद में 1500 बाद में चित्तौड़ वालों के पास जाता है। धीरे धीरे वैसे तो मेड़ता, रणथंभौर, मारवाड़, इन लोगों ने तो अधीनता स्वीकार कर ली, पर मेवाड़ एकमात्र था जिसने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। उसके बाद में 1572 के अंदर क्या चलाता है, 1572 के अंदर गुजरात अभियान चलाता है। 1574 से लेकर 76 तक चलाता है बंगाल व बिहार अभियान। इसी क्रम के बीच में वह उड़ीसा जैसे राज्य भी जीत जाता है। इधर सिंध, काबुल, कांधार, कश्मीर, ये सब भी उसके अधिकार में आ जाता है। उसके बाद वो दक्षिण का अभियान चलाता है। दक्षिण के अभियान के अंदर वो कौन सी जगह जीतता है, वो खानदेश जीतता है, वो दौलताबाद जीतता है, वो अहमदनगर जीतता है। उसके बाद में असीरगढ़, उसका जो लास्ट अभियान था, वो जीतता है। उसके अलावा माना जाता है कि 1597 ईस्वी में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है तो अकबर फूट फूट कर होता है कि आज मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मर गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा वीर पुरुष था, ऐसा मानना था अकबर का। और महाराणा प्रताप और अकबर कभी भी है ना युद्ध भूमि में एक दूसरे के सामने नहीं आए थे, ये भी एक फैक्ट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मेजर काम कौन कौन से उस टाइम पे टैक्स लगे, क्या बनवाया क्या नहीं बनवाया, वो सब भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। अब तक मैंने तुम्हें बताया कि है ना अकबर के जो विजय थी, कहाँ तक साम्राज्य विस्तार किया था, वो है। अब नई बात बताओ, एक बात और लिख लो इसमें राज्याभिषेक, कोरोनेशन। कोरोनेशन कोरोनेशन कहाँ हुआ था अकबर का, कलनौर में हुआ था। कलनौर का है पंजाब में। पंजाब में कब हुआ था, 14 फरवरी 1500
56। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया अभी तो। हाँ, अब बात करें कि अकबर ने क्या क्या मेजर वर्क्स ऑफ अकबर, मेजर वर्क्स लिख यहाँ पे, मेजर वर्क्स ऑफ अकबर। ठीक है, मेजर कार्य क्या थे अकबर के? सबसे पहले बैन ऑन स्लेवरी, बैन ऑन स्लेवरी, दासों पर उसने बैन लगा दिया था 1565 ईस्वी के अंदर। भाई दास प्रथा नहीं होगी, उस पर उसने बैन लगा दिया था। जो भी कोई कार्य करेगा उसको उसका मूल्य मिलेगा, पैसा मिलेगा। स्लेवरी, दास नहीं होगा कोई किसी का, नौकरी करेगा दास नहीं होगा। उसके बाद में धार्मिक यात्राओं पर लगने वाले कर को बंद कर दिया था, बैन ऑन पिलग्रिम टैक्स 1563। उसके बाद में बैन ऑफ जजिया, जजिया कर हटाया था। कब हटाया था? 1564। उसके बाद में चौथा मेजर कार्य नागौर दरबार, नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार कब लगाया था? 1570। एस्टेब्लिश इबादत खाना, मतलब महल में सबके लिए मतलब एक पूजा करने का स्थल इसने बनाया था, इबादत खाना की एस्टेब्लिश की 1575 के अंदर। उसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट फॉर रिलीजन 1578। उसके बाद में एस्टेब्लिश्ड मेहरनामी 1579 में। और उसके बाद में आठवां एस्टेब्लिश्ड दीन ए इलाही, दीन ए इलाही 1582 में। हाँ, तो इन ये था मेजर वर्क। सबसे पहले तो दास प्रथा पर रोक लगाई, उसके बाद में धार्मिक यात्राओं पर लगने वाले कर के ऊपर रोक लगाई, उसके बाद में जजिया कर पर रोक लगाई, उसके बाद में नागौर दरबार ऑर्गेनाइज कराया, उसके बाद में इबादत खाना की एस्टेब्लिश कराई, इबादत खाना की स्थापना कराई, उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर रिलीजन उसकी स्थापना कराई, उसके बाद महिरनामी की 1579 में कराई, दिन ए इलाही जो इसने धर्म चलाया था उसकी स्थापना की थी 1582 के अंदर। तो ये मेजर वर्क्स के अंदर आते हैं अकबर की। इसके बाद में हम देखेंगे नवरत्न जो कि अकबर के थे। इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना, लिख लिया ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं नव रत्न ऑफ अकबर। सबसे पहले बीरबल, सही नाम क्या था? महेश दास। बीरबल था, महेश दास उसका सही नाम था। कार्य क्या था बीरबल का? 2 मिनट, महेश की स्पेलिंग गलत लिखी। कार्य क्या था? अकबर उसके ऐसे एडवाइस देता था कि भाई कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत महान विद्वान आदमी था। उसके बाद में दूसरा क्या मिलता है? टोडरमल। टोडरमल क्या था? उसके यहाँ पे रेवेन्यू का सिस्टम संभालता था। ठीक है। तीसरा कौन था? मान सिंह। मान सिंह उसका सबसे विश्वास वाला, सबसे रिलायबल सैनिक था। तो वो कौन सा था? मान सिंह था। मान सिंह एकदम हीरो था उसके कोर का। उसके बाद में चौथा कौन था? चौथा था तानसेन। तानसेन का सही नाम क्या है? ये है उसके कोर। तानसेन का सही नाम क्या था? रामतुल्य पांडे। तानसेन का सही नाम था। और ये क्या था? म्यूजिशियन था उसके कोर्ट के अंदर, म्यूजिशियन या फिर गायक। उसके बाद में पांचवा नाम था अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल क्या था? जिसने अकबरनामा लिखा था, है ना। तो ये एक टाइप से लिखने का काम करता था, साहित्यकार था, लिटरेचर था। उसके बाद में छठा था फैजी। फैजी। सातवां था मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। आठवां था अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। अब
अब्दुल रहीम खान खाना वही है जो सलीमा बेगम का पुत्र था, ठीक है, अकबर का भी पुत्र माना जाता है, हालांकि था बैरम खान का पुत्र। 9वां था हकीम हुकम। तो ये 9 रत्न थे अकबर के कोर्ट के। पहला था बीरबल जिसका सही नाम था महेशदास, दूसरा मान टोडरमल, तीसरा ये रेवेन्यू का काम करता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभालता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। मान सिंह तो क्या था, ब्रेवरी का हीरो था एकदम इसके कोर्ट का, सारे युद्ध लड़ता था, जीतता था। उसके बाद में तानसेन कौन था, रामतुल्ला पांडे असली नाम था जिसका, और म्यूजिशियन था। उसके बाद में अब्दुल फजल और अबुल फजल जिसने क्या किया था, अबुल फजल मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, क्या तुमने, मैंने तो लिखा दिया, अकबरनामा लिखी थी, रोट अकबरनामा, ठीक है। फैजी, मुल्ला तो फैजा, अब्दुल रहीम खाना, हकीम हुकम, ये 9 रत्न हो गए इसकी कोर्ट की। अब बढ़ते हैं आगे और भी पढ़ने के लिए। अकबर डाइड इन 1605, ठीक है। तो अकबर का कार्यकाल कितने साल चला भाई, 56 से लेकर 44 साल, तो और 5 साल, ये तो 49 ईयर्स अकबर का कार्यकाल चला है। अकबर का जन्म कहाँ होता है, अकबर का जन्म होता है अमरकोट, राव रिसल के महल में। पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम, बचपन का नाम जलाल, गुरु का नाम था अब्दुल लतीफ, संरक्षक बैरम खान, कोरोनेशन कन्नौज पंजाब के अंदर 14 फरवरी 1556 के अंदर, जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 के अंदर, कहां पर, अमरकोट में। अब बात करें अकबर के आगे की, अकबर ने राज्य अपने काफी सारे साम्राज्य विस्तार के लिए चलाए, वो मैं तुम्हें थोड़ी पहले बताई थी। उसके में मेजर काम क्या था, जजिया कर हटाया, धार्मिक यात्रा पर कर हटाया, उसके अलावा दीन इलाही का स्थापना करी, ये सारे मेजर सवाल है जो पूछे जाते हैं, ये भी मैंने तुम्हें लिखा दिया। उसके बाद में बात करें नवरत्नों की, तो नवरत्न थे जो 9 थे, उनका नाम भी मैंने तुम्हें यहाँ पर लिखा दिए। अब युद्ध जो हुए वो सारे लिखा दिए, नवरत्न लिखा दिए, जो काम हुए जो काम नहीं हुए वो सारे बता दिए। तो अब कुछ भी बचा नहीं है, अकबर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एसपीसी डिफेंस एकेडमी को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।